सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से PWIT जैम्स एसएनएट यूट्यूब चैनल पर। क्या हाल चाल आप सभी लोगों का। सभी लोगों को नमस्कार जी, बहुत सारा नमस्कार है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारियां कर रहे होंगे जिस भी एग्जाम के लिए आप लगे हुए हो। सो दिस इज लेक्चर नंबर 2 रिगार्डिंग द उद्गम सीरीज ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हम देख रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 2 हम देख रहे हैं। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने जो डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में वो था ऑर्गल डायग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गल डायग्राम, गेट और नेट एग्जाम के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आईआईटी जैम वाले भी भाई अगर जैसे पूछते रहते हैं कि सर और एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है और एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो वो वीडियो देख सकते हैं, ऑर्गल डायग्राम को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। क्या पता अगर क्वेश्चन आया तो बहुत लोग होते हैं जो ऑर्गल डायग्राम बीएससी में नहीं पढ़कर जाते हैं, मगर अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। और यहां से भी आईआईटी जैम में क्वेश्चन आ सकता है। नेट और गेट में तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं भाई। लेबाइलनेस एंड इनर्टनेस के ऊपर नेट के लिए तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से ही एक कॉन्सेप्ट है। और इसकी सारी बातें करेंगे, रेफरेंस बुक के हेल्प से इसकी बातें करेंगे। रेफरेंस बुक में क्या क्या चीजें गिवन है, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ रहा है बार बार, वो सारे क्वेश्चन भी हम देखने वाले हैं। और प्रीवियस ईयर में जो आ चुके हैं उनको भी हम देखने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं, तो इन सारी बातों को हम करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का टारगेट आपका क्या है? लेबाइलनेस एंड इनर्टनेस है। ये है क्या सर, कैसे शुरू होता है, इसका नाम का मतलब ही हमें नहीं अगर पता, तो बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शुरुआत से चीज़ें शुरू करते हैं। जिसने पहली बार ये सुना है, जो चाहे मास्टर्स में है, चाहे उसके मास्टर्स के सिलेबस में ये आ रहा हो, उन्हें भी ये वीडियो हेल्प करेगी, शॉर्ट हेल्प करेगी। आइए शुरू करते हैं अपना कारवा। देखिए जी, आपके पास क्या होता है, कोई भी एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। लेट सपोज आपके पास ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने ली, MLNX था, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है जी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली एक जो आपका लिगेंड है उसको दूसरा आने वाला लिगेंड सब्स्टिट्यूट कर देगा, है ना। जो था वो चला जाएगा, है ना। X जो था वो X ही बन जाएगा, समझ रहे हो भाई। वो क्या बन जाएगा? X ही बन जाएगा और यहाँ पर Y आ जाएगा। दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली है। हमें इस कॉम्प्लेक्स का काइनेटिक एनालिसिस करना होता है। हमें क्या करना पड़ता है कि भाई कितना तेज जा रहा है, कितना धीमा जा रहा है, वो हमें करना पड़ता है। वी हैव टू स्टडी द काइनेटिक एनालिसिस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सेस। हमें ये काम करना होता है, तो यहां पर हम लिखेंगे वी हैव टू स्टडी द काइनेटिक एनालिसिस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सेस, है ना। देखो जो लेबाइलनेस एंड इनर्टनेस के क्वेश्चन है ना, वो डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो कहाँ से पूछे जा रहे हैं, किस तरीके की चीजें ध्यान रखनी है, वो सब हम करेंगे। हाँ, ये आपको गारंटी है कि क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो, चाहे वो आने वाले क्वेश्चन हो, चाहे वो बुक के क्वेश्चन हो, आपके क्वेश्चन बन जाएंगे अगर आप कॉन्सेप्ट पूरा समझते हो तो। हमें इनका काइनेटिक एनालिसिस करना होता है। उसी काइनेटिक एनालिसिस से ही वर्ड निकल कर आता है लेबाइल एंड इनर्ट का, है ना। यहाँ पर लिखेंगे, अगर जस्ट हम एक बार इसका काइनेटिक एनालिसिस अगर हम करें, ये वर्ड की अगर हमने हेडिंग डाली है, तो इसको अगर आगे लेकर जाएं तो हमें पता लगेगा कि कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स है जिसका हाफ लाइफ क्या है, लेस देन मान लो 1 मिनट से कम है। मतलब समझ रहे हो, हाफ लाइफ समझते हो, काइनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा। भाई कोई इंसान है ना, कोई इंसान है जिसकी हाफ लाइफ 35 साल है, तो 70 साल में वो आदमी पूरा खर्च हो जाएगा, ठीक है। तो हाफ लाइफ अगर किसी की 70 साल बहुत है भाई, है ना। 70 साल बहुत है, कुछ दिक्कत नहीं है, मज़ा आ जाएगा 70 साल कोई जी लेगा तो, ठीक है। इतनी ही चाहिए भाई, ठीक है। टी हाफ जो है वो क्या है, लेस देन 1 मिनट जिसका होगा, उसको हम कहेंगे कि वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, फास्ट रिएक्ट करेगा। वो कॉम्प्लेक्स क्या करेगा जी, फास्ट रिएक्ट करेगा। वो कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, फास्ट रिएक्ट करेगा। और ऐसे कॉम्प्लेक्स को जो जल्दी रिएक्ट करते हैं वो होते हैं लेबाइल, है ना। जैसे आप में से भी कुछ लोग होंगे जो जल्दी रिएक्ट करते होंगे, कुछ बोला नहीं किसी ने और जल्दी से रिएक्शन दे दिया, है ना। और कई एकदम ढीठ होते हैं, है ना। मतलब कि भाई कुछ भी बोलते रहो, इनर्ट, वो नहीं करेंगे रिएक्ट,
है ना, यानी कि जिनकी हाफ लाइफ ग्रेटर देन 1 मिनट होती है तो उन्हें हम कहते हैं कि वो स्लो रिएक्ट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं कि वो क्या करते हैं, स्लो रिएक्ट करते हैं। वो क्या करते हैं जी, स्लो रिएक्ट करते हैं, और स्लो रिएक्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं वो इनर्ट है, ठीक है। अब आपको किसी कॉम्प्लेक्स के लिए करना नहीं है ना, हाफ लाइफ वगैरह नहीं निकालनी है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, कोऑर्डिनेशन का ही काम होगा, वीबीटी सीएफटी इन्हीं का ही काम होगा, ठीक है। आपको कोई काइनेटिक्स नहीं है यहाँ पर। अगर किसी का हाफ लाइफ 1 मिनट के इक्वल होता है तो उसको हम मॉडरेट कहते हैं, है ना, मतलब कि भाई इन दोनों के बीच में ही कहीं लाई करेगा, ठीक है, उसे आप क्या कहोगे, मॉडरेट कहोगे। ये जस्ट मैंने आपको ये बताया है कि जो धीमा रिएक्ट करता है उसे इनर्ट कहा जाता है, जो तेज रिएक्ट करता है उसे लेबाइल कहा जाता है। अब क्वेश्चन आते हैं कि कैसे लेबाइलनेस एंड इनर्टनेस का पता लगेगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन कैसे निकल के आते हैं, ऑर्डर का निकल के आता है कि भाई आपको 4 कॉम्प्लेक्स दे दी, आपसे ये पूछ लेगी इसमें सबसे धीमा रिएक्ट कौन करेगा। आपको 4 मॉलिक्यूल दे दिए, आपसे ये नहीं पूछेगा कि उसका समय बताओ, समय नहीं पूछेगा, ऑब्वियसली कभी भी नहीं पूछेगा। एक कंपैरिजन पूछेगा कि इनमें से कौन तेज करेगा, इनमें से कौन धीमा करेगा, लेबाइल कौन है, इनर्ट कौन है, ये सारी बातें आपके पास होंगी। तो आइए समझते हैं, हेडिंग डाली जाएगी कंपैरिजन ऑफ लेबाइलनेस एंड इनर्टनेस, ठीक है। अब ये लेबाइलनेस एंड इनर्टनेस की जो हेडिंग डाली जा रही है वो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट और नॉन ट्रांजिशन दोनों ही एलिमेंट के लिए होती है। हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ऑब्वियसली ट्रांजिशन एलिमेंट को ही डील कर रहे होते हैं, मगर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट के भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पहले नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट की कुछ छोटी छोटी बातें एक बार जान लेंगे, फिर ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में तो हमें बहुत सारे, ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब डी ब्लॉक जहां पर वीबीटी सीएफटी लगती है वहां वो वाली बातें, मगर उससे भी पहले थोड़ी सी नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट की भी बातें हमें करनी पड़ेगी। तो आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी जी, कंपैरिजन ऑफ लेबाइलनेस, कंपैरिजन ऑफ लेबाइलनेस एंड इनर्टनेस, कंपैरिजन ऑफ लेबाइलनेस एंड इनर्टनेस इन ट्रांजिशन मेटल एंड नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, मतलब डी ब्लॉक और नॉन डी ब्लॉक जो कॉम्प्लेक्सेस है उनके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ट्रांजिशन मेटल एंड नॉन ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले, अब यहां पर आपको क्या है, अगर सबसे पहले आप पढ़ोगे तो आप क्या पढ़ोगे, सबसे पहले आप पढ़ोगे नॉन ट्रांजिशन मेटल के बारे में आप पढ़ोगे। नॉन ट्रांजिशन मतलब जो डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं होगा उनके लेबाइलनेस एंड कंपैरिजन में आप बातें करोगे, ठीक है। यानी कि ये सिर्फ, ये जो अब कॉन्सेप्ट बताऊंगा ये सिर्फ नॉन ट्रांजिशन वाली जगह पर ही लगाना है, हर जगह कूद कूद कर ये मत लगा देना, है ना, इमोशनल हो जाते हैं हम, जो पहले पढ़ा होता है उसी लगा देते हैं, ऐसा नहीं है भाई। दिस इज फॉर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट क्रोमियम आया, वेनेडियम आया, आयरन आया, निकल आया, इनके लिए बाद में आने वाली चीजें लगेंगी जो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है जी। अजी बोल तो दो। देखो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट में आप मुझे बताओ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी क्या, पहले अगर हम बात करें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर थी क्या। ये जो X है ना, ये मेटल और X का बॉन्ड टूटेगा और Y आएगा, ठीक है भाई, मेटल और X का बॉन्ड टूटेगा, है ना, ये मेटल और X का बॉन्ड टूटेगा। तो अगर मैं आपको कहूं कि ये मान लो मेटल और X क्या है, लिविंग ग्रुप है, जो क्या बनने वाला है, X बनने वाला है, निकलने वाला है, बाहर जाने वाला है और कोई और आने वाला है। अगर मान लो इनका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, इनका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है, इनका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो ये क्या आसानी से निकल पाएगा, ये आसानी से नहीं निकल पाएगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर इसकी ज्यादा है तो ये आसानी से नहीं निकल पाएगा, तो इसको हम कहेंगे कि ये स्लो रिएक्ट करेगा, स्लो रिएक्ट करेगा। बोलो जी हाँ या ना, स्लो रिएक्ट करेगा तो ये क्या बोला जाएगा, इनर्ट बोला जाएगा, ठीक है भाई। आपका किसी से बॉन्ड एकदम मजबूत है, भगवान की दया से, भगवान की कृपा से आपने एक बॉन्ड बनाया जो बन भी गया समय पे, और वो बॉन्ड बहुत मजबूत भी है, ठीक है, तो वो जल्दी से नहीं निकलेगा, जल्दी से टूटेगा नहीं वो बॉन्ड, है ना। अब आप कहोगे अरे सर जी कहाँ यार, इधर बॉन्ड ही तो नहीं बन रहे हैं, ये इनर्ट और लेबाइलनेस पढ़ पढ़ के अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कोई बात नहीं, समय के साथ साथ सब होगा भैया। मेटल और X की अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ में बढ़ाऊंगा, है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ में बढ़ाऊंगा तो वो धीमा रिएक्ट करेगा, धीमा रिएक्ट करेगा तो उसका क्या बढ़ेगा,
इनर्टनेस बढ़ेगा, ये बात ध्यान रखना, इनर्टनेस बढ़ेगा, इनर्टनेस बढ़ेगा, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है भाई? अगर मैं आपको ये बात कहूं इनर्टनेस के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, और मेटल और एक्स बॉन्ड स्ट्रेंथ जैसे ही, भाई देखो सीधी सी बात है ना, अगर इनर्ट बन रहा है, अगर इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ये इनर्टनेस इसकी क्या हो रही है जी, इंक्रीज हो रही है। इनर्टनेस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और लेबाइलनेस क्या हो रही है, मतलब लेबाइल मतलब होता है जल्दी रिएक्ट करना, तो लेबाइलनेस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पर हम सीधा कह सकते हैं कि मेटल एक्स बॉन्ड स्ट्रेंथ इनर्टनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, और लेबाइलनेस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात अपने जहन में ध्यान रखना, ये बात जरूर जरूर ध्यान रखना, ठीक है। अभी और आगे बात करनी पड़ेगी। फिर सवाल आता है कि ये मेटल एक्स की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ये डिपेंड किसके ऊपर करती है। आपका अगर किसी से बॉन्ड अच्छा बना हुआ है, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, आपका उसके प्रति लगाव, आप कितना लगाव रखते हो, ठीक है, कितनी अट्रैक्शन है ना, कितना इफेक्टिव अट्रैक्शन है। यानी कि सिमिलरली मेटल का भी जेड इफेक्टिव देखा जाता है। मेटल का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा है तो वो अपने से जुड़ी हुई चीजों को अच्छे से जोड़े रखेगा, उसे आसानी से निकलने नहीं देगा। आसानी से निकलने नहीं देगा तो वो धीमा रिएक्ट करेगी, स्लो रिएक्ट करेगी, और उसे इनर्ट कह दिया जाएगा। बोलो जी हाँ या ना। यानी कि अगर हम बात करें, ये जेड इफेक्टिव ऑफ मेटल की ही बातें हैं, जेड इफेक्टिव ऑफ मेटल की ही ये बातें हैं। जेड इफेक्टिव अगर मेटल का ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर ज्यादा है तो भैया इनर्टनेस भी ज्यादा है। तो ये कुछ बातें ध्यान रखी जाए, इनर्टनेस ज्यादा है एंड लेबाइलनेस कम। लेबाइलनेस क्या है जी, कम है। बोलो जी हाँ या ना। तो ये कहां पर लगाना है ये कॉन्सेप्ट, भैया बहुत जरूरी चीज होती है जीवन में। कोई चीज अगर पढ़ी है तो वो कहां पर लगानी है, मैं आपको ये सलाह हमेशा दूंगा। आप चाहे जैम में हो, चाहे मास्टर्स में हो, चाहे कहीं पर भी हो, आप बहुत अनेकों अनेकों चीजों पढ़ो, अनेकों चीजें पढ़ोगे है ना, अपनी पूरी जर्नी में सस्टेन भी करोगे। कृपया करके ये भी जरूर याद रखें हर चीज के बारे में कि कौन कहां पर लगता है। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट सिर्फ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट पे लगते हैं, क्योंकि अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा थोड़ी देर बाद, उसमें कई लोग गलतियां करेंगे, उसमें ये लगा देंगे, वो ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्सेस में ये नहीं लगेगा, ठीक है। क्लियर है? अब जेड इफेक्टिव के बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, जेड इफेक्टिव कैसे काम करता है। जेड इफेक्टिव, अगर हम नॉन ट्रांजिशन मेटल के बारे में बातें चल रही हैं, तो जेड इफेक्टिव दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, एक ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर, ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर, और एक साइज के ऊपर, ठीक है। तो यहां पर हम कहते हैं कि भैया जेड इफेक्टिव जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल के, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। यानी कि यहां पर एक बात ये आ गई है। और साइज के बारे में इसका क्या ख्याल है, जेड इफेक्टिव क्या होता है जी, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है साइज के, ठीक है। तो ये कुछ बातें हमने यहां पर लिखी है, ठीक है, ये कुछ बातें हमने यहां पर लिखी है जेड इफेक्टिव के बारे में, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन यहां पर शुरू करेंगे, क्वेश्चन से और भी चीजें अच्छी हो जाएंगी, और भी चीजें आसान हो जाएगी। मान लो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, ये एग्जांपल्स मैंने आपको लिखा, ये क्या है, Na है, H2O है, 6 है, और यहां पर क्या है जी, पॉजिटिव चार्ज है। इसके साथ यहां पर क्या है, Mg है, H2O है, और यहां पर क्या है, 6 है, और इधर क्या है जी, 2 पॉजिटिव है। क्लियर है? देन अगर हम यहां पर बात करें, ये एल्यूमिनियम है, यहां पर H2 है, यहां पर 6 है, और इधर क्या है सर, 3 पॉजिटिव है। अब मुझे बताओगे कि अगर मैं आपसे पूछूं रेट के बारे में, क्या भाई, मैंने आपसे पूछा रेट के बारे में, किसका, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर रेट ऑफ लिगेंड एक्सचेंज। भाई लिगेंड एक्सचेंज का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। आपका बॉन्ड एक्सचेंज हो जाए, भगवान ना करे हो ना, बढ़िया बढ़िया बॉन्ड बनाओ भाई, क्यों ही एक्सचेंज हो ना। तो क्या होगा जी इसके रेट के बारे में, अगर हम इसके रेट के बारे में बात करें, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह सकते हो या फिर रेट ऑफ लिगेंड एक्सचेंज कह सकते हो।
तो सीधी सी बात है, सीधी सी, बहुत सीधी सी बात है कि भैया ये जो है इधर मेटल क्या है +1 में है, इधर +2 में है, और इधर क्या है एल्यूमिनियम +3। ये तो बहुत बड़ा भी होगा, है ना। इन ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। यहाँ पर एल्यूमिनियम में प्रोटॉन की अमाउंट ज़्यादा है, +3 है, वहाँ पर +3 प्लस का मतलब पता है क्या होता है, किसी के ऊपर 3 प्लस का मतलब होता है कि यहाँ पर 3 प्रोटॉन ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन की अमाउंट से। एक न्यूट्रल स्पीशीज होती है, उसका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है। अगर 3 पॉजिटिव है यानी कि इसमें 3 प्रोटॉन ज्यादा है, 3 प्रोटॉन ज्यादा है तो ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करेंगे अपने आउटर मोस्ट की चीजों को, तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा, जेड इफेक्टिव इसका ज्यादा है, तो यहां पर आप लिखोगे क्या, जेड इफेक्टिव ज्यादा है। जेड इफेक्टिव का ऑर्डर ये है। तो भैया रिएक्ट क्या करेगा, धीमा रिएक्ट करेगा। ये जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो मेटल और एक्स की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। यहां पर आप लिख पाओगे क्या, एम एक्स बॉन्ड स्ट्रेंथ यहां पर ज्यादा है, एम एक्स की बॉन्ड स्ट्रेंथ यहां पर ज्यादा है। बोलो जी यस और नो। एम एक्स की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो ये क्या करेगा, ये स्लो रिएक्ट करेगा, स्लो रिएक्ट करेगा, यानी तो इसका रेट क्या होगा, सबसे कम होगा। तो इधर रेट का जो ऑर्डर आएगा वो ये आएगा, NaH2O6 पॉजिटिव यहां पर, देन MgH2O6 2 पॉजिटिव यहां पर, एंड देन यहां पर आपका क्या होगा, AlH2O6 3 पॉजिटिव यहां पर। इस तरीके से ये चीजें चलने वाली है। बोलो जी यस और नो। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दिक्कत। आगे चलते हैं। आगे मान लो मैंने आपको ये दिया है ना, AlF6 3 नेगेटिव मैंने दिया, ठीक है। मैंने आपको दिया SiF6 2 नेगेटिव दिया, मैंने आपको दिया मैंने आपको दिया PF6 नेगेटिव दिया, और मैंने आपको दे दिया SF6, ठीक है। ये सब है ना, केमिकल बॉन्डिंग में आपने ऑब्वियसली ये पढ़े होंगे। अगर सिलिकॉन को 6 बॉन्ड बनाने हैं तो उसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन और होने चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। भाई फॉस्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर उसे 6 चीज़ एक्वायर करनी है, 6 चीज़ एक्वायर करनी है, तो एक नेगेटिव उसे लेकर घूमना पड़ेगा, तभी वो एक और बॉन्ड एक्वायर कर पाएगा। अगर इसी का रेट के बारे में यहाँ पर पूछ लिया, मान लो कि रेट बताओ, तो भैया आप समझ पा रहे हो, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट से रिवर्स होता है रेट। क्यों? क्योंकि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, अगर जो भी आपका सेंट्रल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इनर्टनेस बढ़ेगी, और लेबाइलनेस क्या होगी, धीमी होगी। लेबाइलनेस का मतलब ही क्या होता है, रेट का ऑर्डर। भाई लेबाइल अगर कोई तेज रिएक्ट करेगा तो उसका रेट तेज बोला जाएगा ना। तो अगर कोई लेबाइल कम है यानी कि उसका रेट कम है, कोई इनर्ट ज्यादा है यानी कि उसका रेट कम है, यानी कि वो लेबाइल कम है। बस ये सारी बातें हैं। इनर्टनेस का मतलब है जो धीमा रिएक्ट करे, धीमा रेट हो। तो यहां पर भी क्या करोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, x - 6 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू +3, ठीक है। यहां पर क्या है, x - 6 इज इक्वल टू -2, और x कितना आ गया, +4। ये +3 आ रहा है, ये +4 आ रहा है, इसकी निकालोगे तो ये +5 आएगा। x - 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +6, ये आया +6। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इसका जेड इफेक्टिव क्या है, जेड इफेक्टिव ज़्यादा है, तो ये धीमा रिएक्ट करेगा, स्लो रिएक्ट करेगा। स्लो रिएक्ट करेगा तो ये हम कहेंगे लेस रेट होगा। रेट क्या होगा जी इसका, डिक्रीज होगा, कम होगा, मतलब ये इनर्टनेस में सबसे आगे आएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर मान लो आपको रेट का ऑर्डर लिखना है, तो रेट का ऑर्डर आपके पास होगा AlF6 3 नेगेटिव, देन आपके पास SiF6 2 नेगेटिव, एंड देन आपके पास PF6 नेगेटिव, एंड देन आपके पास क्या, SF6। यहीं पर अगर आप रेट का ऑर्डर ये लिख रहे हो, अगर यहां पर अगर आप बात करो इनर्टनेस का ऑर्डर यहां पर लिख रहे हो, इनर्टनेस का ऑर्डर रेट का या फिर लेबाइलनेस का यही ऑर्डर होगा, रेट और लेबाइलनेस का यही होगा। इनर्टनेस का अगर हम बात करें तो इनर्टनेस का क्या ऑर्डर होगा, ये सबसे कम रिएक्ट करेगा, ये सबसे स्लो रिएक्ट करेगा, मतलब सॉरी, ये सबसे तेज रिएक्ट कर रहा है, ये सबसे तेज रिएक्ट कर रहा है, AlF6 वाला वो सबसे धीमा रिएक्ट कर रहा है। तो इनर्टनेस क्या होगा, उल्टी हो जाएगी, सबसे ज्यादा ये होगा इनर्ट, PF6 नेगेटिव आएगा, और फिर आएगा आपके पास SiF6 2 नेगेटिव आएगा, और फिर यहां पर आएगा आपके पास AlF6 3 नेगेटिव। ये सारे कॉन्सेप्ट कहां पर लगानी है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको नॉन ट्रांजिशन मेटल में लगानी है। ये बात अपने जहन में ध्यान जरूर रखना कि नॉन ट्रांजिशन मेटल में ही आपको ये कॉन्सेप्ट लगाने हैं।
इसके रिगार्डिंग एक पीवाईक्यू भी मैं आपको बताता हूं, ये पीवाईक्यू भी आया है। इस पीवाईक्यू को देखिए, ये पीवाईक्यू है आपके सामने, दिसंबर 2018 में है। स्लोएस्ट लिगेंड एक्सचेंज रेट आपसे पूछा है सेट ए के बारे में। ये सेट ए है और ये क्या है, सेट बी है। सेट ए और सेट बी के बारे में आपसे बात कर रहे हैं, तो वहां पर देखो पहले में क्या करोगे, पहला वाला जो चीज है ये ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर, क्योंकि ये देखो एक ही पीरियड के है ना, एक ही पीरियड में आप ऑक्सीडेशन स्टेट ही यहां पर देखोगे, तो इसका वही है भाई, है ना। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा, इसका +5 होगा, इसका +6 होगा, इसका +4 होगा। तो इस वाले का अगर हम बात करें, यहां पर क्या पूछा है, स्लोएस्ट पूछा है, स्लोएस्ट लिगेंड एक्सचेंज रेट, यानी कि क्या पूछा है उसने, इनर्ट पूछा है कि सबसे ज्यादा इनर्ट कौन होगा, सेट ए में सबसे ज्यादा इनर्ट कौन होगा, सेट बी में सबसे ज्यादा इनर्ट कौन होगा। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ज्यादा है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, तो जेड इफेक्टिव क्या ज्यादा, जेड इफेक्टिव अगर ज्यादा है तो स्लो रिएक्ट करेगा, स्लो रिएक्ट करेगा, तो ये क्या कहलाएगा, इनर्ट कहलाएगा, इनर्ट कहलाएगा, इनर्टनेस इसकी बढ़ेगी। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर क्या आएगा, SF6 आएगा। ठीक है, अगर आपको इससे जाना था तो SF6 से, अगर सेट बी में देखोगे, सेट बी में आप कैसे जाओगे कि भाई ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, तो क्या बदल रहा है, मेटल बदल रहा है आपका। ठीक है, ये है आपका BMG, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स उठाए हैं, BMG का सर बा। ठीक है, बेरिलियम इसने दिया ही नहीं है, तो आपके पास यहां पर क्या है, यहां पर है आपके पास Mg। ठीक है, ये है आपके पास। ठीक है, अब देखो यहां पर साइज की इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, तो ये अगर हम बात करें इसका साइज क्या है, स्मॉल है, साइज अगर स्मॉल है तो जेड इफेक्टिव क्या है, ज्यादा है, जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो सेम वही बात कि स्लो रिएक्ट करेगा और इनर्टनेस क्या होगी, बढ़ेगी। तो सेट बी में भी MgS26 2 पॉजिटिव आपके पास निकल कर आ जाएगा। बोलो जी, कोई दिक्कत, कोई भी इसमें, इसको अगर कोई भी डाउट हो तो कृपया करके एक बार दोबारा सुन लीजिएगा ना। कोई गाना नहीं समझ में आता मगर अच्छा लग रहा होता है, दोबारा सुन लेते हैं। वैसे तो समझ में आएगा तभी अच्छा लगेगा तो ठीक है, बट स्टिल दोबारा एक बार देख लेना। अगर कोई भी इसमें डाउट हो, कोई भी समस्याएं हो तो एक बार दोबारा सुन लीजिएगा। आइए, ये सब बातें लगानी थी नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में। अब आपको पढ़ना है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, जो भैया बहुत ही ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है ना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए यहाँ पर अब हम क्या पढ़ेंगे, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे। ठीक है, इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, अब आप क्या पढ़ने वाले हो भाई, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के बारे में स्टडी करने वाले हो। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में स्टडी करने वाले हो। आप क्या कर रहे हो भाई, है ना, हर वक्त पता होना चाहिए कि क्या कर क्या रहे हैं। आप एक तरीके से गति का अंदाजा लगा रहे हो कि कौन धीमा रिएक्ट करेगा, कौन ज्यादा तेज। यहाँ पर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल है, और इधर क्या है, ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल है यहाँ पर। तो अगर मैं इधर रेट की बात करूँ, इधर अगर मैं रेट की बात करूँ तो ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑब्वियसली रेट किसके बारे में बात हो रही है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो यहाँ पर रेट जो होता है वो स्क्वायर प्लेनर का ज़्यादा होता है टेट्राहेड्रल से, एंड ऑक्टाहेड्रल से बहुत ही ज़्यादा होता है इन लोगों का। तो ये लोग जर्नली आपको क्या बोले जाते हैं, ये हमेशा ही लेबाइल बोल दिए जाते हैं। ठीक है, और ये आपका लेबाइल भी हो सकता है और इनर्ट भी हो सकता है, ये लेबाइल भी हो सकता है और इनर्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें जो पूरी बात करनी होती है लेबाइलनेस एंड इनर्टनेस की, वो और भी फिक्स हो जाती है कि हमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के इर्द गिर्द अपनी पूरी जर्नी घुमानी है, पूरी सारी चीजें समझनी है। ठीक है, आइए समझते हैं कि कैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बातें होंगी। तो पहली देखो क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में स्क्वायर प्लेनर टेट्राहेड्रल को हमने एक अल्टीमेटली टैग दे दिया है कि भाई ये लेबाइल हैं, बट आपके जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो दे कैन बी लेबाइल, दे कैन बी इनर्ट, बोथ हो सकते हैं। और अलग अलग वो चीज़ें डिपेंड किसके ऊपर करती हैं, वो चीज़ें डिपेंड करती है मेटल के बिहेवियर पर कि मेटल कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगली हेडिंग जो आप डालने वाले हो वो क्या होगा, वो होगा भैया क्या, कंपैरिजन। बोलो जी, कंपैरिजन
ऑफ लेबाइलनेस, कंपैरिजन ऑफ लेबाइलनेस एंड इनर्टनेस, है ना, कंपैरिजन ऑफ लेबाइलनेस एंड इनर्टनेस इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, इन ट्रांजिशन मेटल, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ट्रांजिशन मेटल। अच्छी सी लाइन लिख देंगे भाई, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ट्रांजिशन मेटल, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है जी। आइए समझते हैं। देखो इसके अंदर अभी मैं आपको थोड़ी देर तो आपको सुनना पड़ेगा, थोड़ी देर तो पूरा मेथड बताया जाएगा कि किस किस तरीके से देखते हैं। हालांकि इन द एंड जब ये खत्म होगा तो आपको कुछ चीजें भी बता दी जाएंगी कि भैया इसको ऐसे ध्यान रखना, इसको ऐसे ध्यान रखना, मतलब थोड़ा सा आप कह सकते हो ट्रिक भी कह सकते हो, या क्वेश्चन करने कैसे हैं। ट्रिक तो नहीं है भाई, क्वेश्चन करने कैसे हैं वो भी बता दिया जाएगा आपको, और आपके क्वेश्चन बहुत आराम से होंगे। बट पहले थोड़ा सा पढ़ते हैं। आपका लिबाइलनेस एंड इनर्टनेस जो बातें होती है वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जब आपसे पढ़ी जाती है, मान लो कभी आपसे पूछा जाए कि किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, वो वीबीटी भी एक्सप्लेन कर रही होती है एंड सीएफटी भी एक्सप्लेन कर रही होती है। वीबीटी कहती है कि भाई वीबीटी ने क्या कहा था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, अगर याद हो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोल रही थी, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो वीबीटी कहती है कि आपका D2sp3 भी बन सकता है और आपका sp3d2 भी बन सकता है। D2sp3 वालों को क्या बोला गया था, इसको बोला गया था कि यहां पर ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इनर डी यूज हो रहे हैं। इसको क्या बोला गया था, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोला गया था। अगर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो हम कहते हैं मेटल और लिगेंड का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है। वो बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो धीमा रिएक्ट करेगा, धीमा रिएक्ट करेगा तो आप इसे इनर्ट कह देते हो। वीबीटी हमें ये बात बोलती है। मगर यहां पर जब sp3d2 हो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तो हम कहते हैं कि मेटल और लिगेंड का बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। और वीक होगा तो वो तेज रिएक्ट करेगा, तेज रिएक्ट करेगा तो आप उसको क्या कह दोगे, लिबाइल कह दोगे। ये कैसे पता लगा भाई, देखो सीधा सा कॉन्सेप्ट है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जब अंदर वाले ऑर्बिटल है ना, एक 3D यूज हो रहा है, एक 4D यूज हो रहा है। 3D मेटल के ज्यादा कंट्रोल में है तो उससे बनने वाले, उस ऑर्बिटल से बनने वाले जो बॉन्ड होंगे वो भी मेटल के न्यूक्लियस के ज्यादा कंट्रोल में होंगे, मतलब ज्यादा लगाव होगा। जिससे ज्यादा लगाव होता है भैया उसको कहां, आप तो वैसे ही कहोगे सर अपना तो बन जाए एक बार बॉन्ड, जाने नहीं देंगे, ठीक है। तो अगर लगाव वाला बॉन्ड अगर किसी से बन रहा है तो कहाँ टूटने दोगे, है ना, नहीं टूटने दोगे, और ना ही कभी टूटना भी चाहिए, है ना। यही दुआएं करेंगे भाई भगवान से कि, पर पहले पढ़ लो, है ना, पढ़ लो, कुछ अच्छा सा एक अचीव कर लो, है ना, मतलब थोड़े से स्टेबिलिटी ले आओ, फिर बनाओ भैया जो बॉन्ड बनाने हैं, ठीक है जी। देखो फिर आपके पास आता है CFT, ठीक है। CFT से क्या निकल कर आता है, CFSC, CFSC निकल कर आती है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी कुछ बताती है, वो कहती है कि अगर आपकी CFSC इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन -12 DQ हुआ तो उसको आप क्या कहोगे, और लेस देन 12 DQ हुआ -12 DQ, तो इन दोनों चीजों को निकल कर आता है। अगर इक्वल और ग्रेटर हुआ तो इसको आप इनर्ट कहते हो, ये CFT है, और ये क्या है, ये लेबाइल होता है। अगर आपसे पूछे जाए कि हर जगह कहाँ, देखो VBT ने अपनी बातें बताई, CFT ने अपनी बातें बताई, मार्केट में किसकी वैल्यू ज्यादा है, मार्केट में जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो है आपकी CFT। मार्केट में वैल्यू ज्यादा का मतलब ये नहीं कि भाई यही सब कुछ है, इसका मतलब ये है कि कई जगह अगर मान लो VBT वाला और कॉन्सेप्ट, ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लैश कर रहे हैं तो CFT वाला ही आपका वेरी करता है, CFT वाला हमेशा डोमिनेट कर रहा होता है। ये बात ध्यान रखना, CFT वाला मोर क्या है, ताकतवर है, मोर पॉपुलर है, ये बात ध्यान रखना। जैसे कि आइए समझते हैं ये बात कैसे बताई गई। जैसे D1 से लेकर D2 अगर कोई कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, अगर VBT के बारे में इसकी चर्चाएं करें, किसके बारे में चर्चा करें जी, VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। केमिकल बॉन्डिंग में VSEPR होती है, कोऑर्डिनेशन में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ लेना भाई, ये भी थोड़े से, इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये भी पढ़ लेना अच्छे से।
ठीक है। तो वीबीटी क्या कहती है भाई, अगर मान लो आपका D2 कॉम्प्लेक्स है, तो D2 कॉम्प्लेक्स है, आपने ये लिया 1 2 और तो आप इस तरीके से लोगे, है ना। तो ये क्या बनेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, D2sp3 बनेगा, D2sp3 बनेगा, D2sp3 बनेगा। तो होना क्या चाहिए, ये इनर्ट होना चाहिए इसके अनुसार। तो मगर अगर आप CFT के अकॉर्डिंग जाओगे, अगर आप CFT के अकॉर्डिंग जाओगे तो भैया CFT मान लो आप D2 ही ले रहे हो, CFT अगर आप जा रहे हो D2 ले रहे हो, तो आप इस तरीके से स्प्लिट करते हो 1 2। स्प्लिटिंग कैसे होती है, नीचे वाले को -4 DQ का गिना जाता है और ऊपर वाले को +6 DQ से, ऊपर वाला +6 से डिस्टेबलाइज हो रहा है, नीचे वाला -4 से स्टेबलाइज हो रहा है ना भाई। ये पढ़ते थे ना 1 del O में 10 DQ होते हैं, ठीक है, 10 DQ होते हैं। तो नीचे आप -0.4 del O लेते थे, -0.4 del O मतलब -4 DQ। तो ये कितना आया इसकी CFSC, इसकी CFSC आ गई आपकी -8 DQ। अब आप माइनस वाइनस में मत खो जाना, माइनस जस्ट एक रिलीजिंग है ना, एनर्जी वाली बातें हैं, तो रिलीजिंग साइन रिप्रेजेंट कर रहा है। माइनस का मतलब आप ये नहीं कहोगे कि -8Q तो -12Q से बड़ा है तो इसे इनर्ट कहा जाओगे। माइनस साइन नहीं देखना, 8 12 से छोटा है ये देखना है, 8 12 से छोटा है, माइनस साइन जस्ट एक एनर्जी की रिप्रेजेंटेशन है, समझ रहे हो, उस मैग्नीट्यूड देखना है हमेशा। 8 12 से छोटा है, 8 12 से छोटा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा, लेबाइल होना चाहिए। और ये कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो लेबाइल ही होते हैं, लेबाइल ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये बात ध्यान रखना। ये कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो लेबाइल ही होते हैं, ये बात अपने जहन में हमेशा हमेशा बैठा लेना। D1 D2 क्या होते हैं, लेबाइल होते हैं। सुनो, आराम से सुनो, मन में जो डाउट आ रहे हैं अगर पूरी वीडियो देख लोगे तो सब क्लियर हो जाएंगे। अधूरे है ना, अधूरी चाह भाई, अधूरी चीजें सारी बेकार है। अधूरे लेक्चर में ही अरे यार आगे क्या होगा, आगे सब बढ़िया ही होगा, आगे भी चीजें देखोगे, अभी क्वेश्चन भी करोगे, सब हो जाएगा। तो आराम से देखो भाई ना, अधूरी मूवी भी समझ नहीं आती तो सारी चीजें देखनी पड़ेगी आपको। D3 भाई देखो, 1-1.5 की मुश्किल से 1-1.5 घंटे की वीडियो होगी है ना, अब बनेगी जितनी बनेगी 1.5 घंटे की, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर इतने टाइम में आपका एक बहुत कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट जो MSc में भी है और IIT-JEM में भी आ जाता है, गेट में भी आता है, नेट में भी आ जाता है, वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो भैया क्या ही नुकसान है, कोई नुकसान नहीं है। D3 वाले की अगर हम बात करें तो ये क्या बनाएगा, D3 वाला अगर 1 2 3 है यहाँ पर और इधर आपने इस तरीके से ये लिया, ठीक है, इधर आपने इस तरीके से लिया, तो ये क्या हो रहा है, ये आपका क्या बन रहा है, दिस इज D2sp3। ये क्या बन रहा है जी, D2sp3 बन रहा है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, तो ये क्या होना चाहिए था, इनर्ट होना चाहिए था, ठीक है। आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं, CFT के बारे में, है ना। ये तो हो गया VBT का, ये तो हो गया VBT का पॉइंट, और ये हो गया CFT का पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। ये कह ही नहीं रहा कि आपको हर बार ये चेक करना पड़ेगा, निकाल निकाल के देखना ही नहीं पड़ेगा। अभी मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूं कि ये एलिमेंट सजाए कैसे जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सजाई कैसे जाती है, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्टिव एग्जाम हो चाहे ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो, ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि इनमें से इनर्ट कौन है। सब्जेक्टिव में तो सारी बातें फिर लिखनी पड़ेगी कि भाई ये CFSC देख रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव में आपको सीधे सीधे रास्ते बता दिए जाएंगे कि इस तरह से देखना, इस तरह से देखोगे तो दिख जाएगा, ठीक है। मगर ये सारी बातें भी एक बार सुन लीजिए। D3 अगर इसको कर रहे हो तो यहां पर क्या होगा, 1 2 3, CFSC कितनी आ गई, CFSC आ गई 3 इंटू में -4 DQ, यानी कि ये कितना आ गया, ये आ गया -12 DQ इक्वल टू, और 12 है ना, इक्वल टू 12 DQ या फिर ग्रेटर देन 12 DQ अगर हो रहा है, माइनस साइन में देख ही नहीं रहा हूं, अगर इक्वल टू और ग्रेटर देन हो रहा है तो उस चीज को आप क्या बोलते हो, इनर्ट बोलते हो। तो इसके अकॉर्डिंग भी ये क्या होती है, इनर्ट ही होती है, और भैया ये दोनों के अकॉर्डिंग इनर्ट होती है, इसलिए इसे इनर्ट ही बोला जाता है, ये बात ध्यान रखना, इसे क्या बोला जाता है, इनर्ट ही बोला जाता है। और एक हाईली इनर्ट स्पीशीज में से एक है ये ना, जैसे हाउसक्राफ्ट बुक में एक डाटा भी लिखा हुआ है जिसमें क्रोमियम +3 को सबसे लास्ट में पटका हुआ है। वाटर एक्सचेंज के रेट में पूछा था, है ना, वाटर एक्सचेंज रेट का एक डाटा लिखा हुआ है। कॉपर सबसे आगे है, क्रोमियम सबसे पीछे है, +3 वाला क्रोमियम सबसे पीछे है, +3 का मतलब D3। तो D3 एक हाईली इनर्ट स्पीशीज है, ये बात ध्यान रखना, अपने जहन में जरूर रखना।
उसके बाद हमारे पास आता है, ध्यान से सुनना, ये समरी भी मैं दे दूंगा, समराइज कर दूंगा, मगर अभी सुन लीजिए। D4 से D6 की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक होता है हाई स्पिन नाम की चीज और एक होता है लो स्पिन नाम की चीज। हाई स्पिन एंड लो स्पिन नाम की चीज हमारे पास होती है। तो यहां पर आप हाई स्पिन में क्या बनाता है, sp3d2 बनता है। हाई स्पिन जब होता है sp3d2 बनता है और यहाँ पर d2sp3 बनता है। और अगर आप देखो इसकी CFSC ग्रेटर देन -12 dq आती है, इसकी लेस देन -12 dq आती है। तो ये बात ध्यान रखना, -12 dq से लेस देन आती है, तो ये आपका क्या होगा, लेबाइल होगा। और इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे लेबाइल। इसको आप क्या बोल दोगे, लेबाइल बोल दोगे जी। ये आपका क्या है, लेबाइल है। और ये क्या है, इनर्ट है। ठीक है, अगर यहां पर ही हम बात करें, यहां पर अगर हम बात करें D7 है, D7 हाई स्पिन हो चाहे लो स्पिन हो, इनर्ट सॉरी लेवाइल होता है, ये लेवाइल होता है। जेटीडी यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जेटीडी के कारण। ठीक है, जॉन टेलर डिस्टोर्शन अगर होता है किसी चीज में, मान लो जॉन टेलर डिस्टोर्शन है, तो उसके बॉन्ड बड़े होंगे, बॉन्ड होंगे। डिस्टोर्शन में होता है ना टू लॉन्ग अगर बॉन्ड है, तो जो बड़े बॉन्ड होते हैं वो कमजोर बॉन्ड भी होते हैं, तो उनकी काइनेटिक रिएक्टिविटी भी बढ़ रही होती है। तो अगर जेटीडी किसी में है तो उसका रेट भी ज्यादा है। जेटीडी अगर मान लो है तो लेबाइलनेस बढ़ती है, ये बात ध्यान रखना। फिर आता है आपके पास D8। D8 आप ध्यान रखी जाएगी ये बात कि ये क्या होता है भैया, ये मॉडरेट इनर्ट वाला खेल है। ये मॉडरेट इनर्ट में ये बातें रखी जाती है। इसको कहाँ रखा जाता है, मॉडरेट इनर्ट में रखा जाता है। और अगर हम बात करें D9 तो भैया D9 देखना, ये इसमें एक हाई जेटीडी होता है। हाई जेटीडी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। क्या होता है जी, हाई जेटीडी यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जिसके कारण इसे हाईली लेबाइल भी बोला जाता है। हाईली लेबाइल भी बोला जाता है। बोलो जी हाँ या ना। तो ये एक अभी मैंने चीज दी है आपको। अभी मैं इसको क्या करूंगा, इसको कंपाइल करके आपको दूंगा, है ना, इसको कंपाइल करके समरी करके दूंगा और उसे एज अ ट्रिक भी आप यूज कर पाओगे। यहां पर आप हेडिंग डालेंगे समरी। ठीक है, क्या हेडिंग डालेंगे, समरी की यहां पर आप हेडिंग डालेंगे, जो अभी तक हमने पढ़ा है। इसके बाद और भी चीजें समराइज होंगी, ध्यान से बस सुनते चलो। यहां पर अगर हम बात करें कि मान लो मेरे पास क्या था, मेरे पास क्या था, D1 से D2 था। ठीक है, D1 से D2 था। D1 से D2 को आपने क्या कहा, और यहां पर आपके पास था D3। फिर आपके पास था D4 से D6। D4 से D6 में यहां पर आपने हाई स्पिन लिया था, यहां पर आपने लो स्पिन लिया था। फिर आपके पास निकल कर आया D7। फिर आपने D7 हाई स्पिन एज वेल एज लो स्पिन, दोनों ही बात है। फिर D8 निकल के आया, फिर निकल कर आया D9। D8 और D9 में हाई स्पिन लो स्पिन, और ना ही D3 में हाई स्पिन लो स्पिन हम पढ़ते हैं। हाई स्पिन लो स्पिन वहां बोला जाता है जहां पर पॉसिबिलिटीज हों। भाई D3 में हाई स्पिन लो स्पिन बोलोगे क्या, जब इलेक्ट्रॉन बैठेंगे ही तीन ऐसे, जब चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा तभी तो डिसाइड करोगे कि ऊपर बिठाऊं नीचे बिठाऊं, तभी तो हाई स्पिन लो स्पिन बोलोगे भैया। तो यहां पर ध्यान रखना, इसे आपने क्या कहा था, इसे आपने लेबाइल कहा था, इसे आपने लेबाइल कहा था, इसे आपने इनर्ट कहा था। क्या कहा था, लेबाइल कहा था, है ना, लेबाइल कहा था। और इसे D3 को आपने इनर्ट कहा था। हाई स्पिन D4 से D हाई स्पिन क्या होता है, लेबाइल होता है, और ये लो स्पिन क्या होता है, इनर्ट होता है। D7 हाई स्पिन लो स्पिन दोनों ही क्या होते हैं, लेबाइल होते हैं। D8 क्या होता है, इनर्ट होता है। ठीक है, इनर्ट होता है। और D9 क्या होता है, लेबाइल होता है। ठीक है, तो ये कैसे ध्यान रखना है भाई, पहले ये चीज ध्यान रखना, फिर इधर लेबाइल इनर्ट लेबाइल इनर्ट लेबाइल इनर्ट लेबाइल, लेबाइल इनर्ट लेबाइल इनर्ट लेबाइल इनर्ट लेबाइल। ठीक है, ये बहुत हेल्पफुल हो जाता है अगर कभी कोई चीज भूल जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इसे रटो और चीज मत पढ़ो, ये भी ध्यान रखो, है ना। अब जैसे इसमें और भी चीज क्या ध्यान रखना है कि इसे आप हाईली इनर्ट बोलते हो। ठीक है, कुछ बातें जो स्पेसिफिक हेल्प कर सकती है, इसे हाईली इनर्ट बोला जाता है ना, हाईली इनर्ट बोला जाता है। ठीक है, इसे आप हाईली लेबाइल बोलते हो, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, हाईली लेबाइल इसे आप बोलते हो। क्लियर है, तो ये सारी बातें हैं आपकी लेबाइलनेस और इनर्टनेस को कंपैरिजन करने के लिए। ठीक है, अभी भी इसके अलावा भी और चीजों की जरूरत पड़ेगी जो मैं आपको बताने वाला हूं।
ठीक है। जैसे कि पहली चीज की जरूरत पड़ सकती है कि भाई कंपैरेटिव, है ना, कंपैरेटिव लेबाइलनेस एंड इनर्टनेस। कंपैरिजन तो भैया आज के आप बिना कंपैरिजन के तो अपना दिन ही शुरू नहीं कर रहे होंगे, जो कि गलत है। कि भैया देखो, कंपैरिजन अगर करना है तो अपना आपका अपने कल से करो, जो कल बीता हुआ कल है। कल क्या किया था, कल भी 4 घंटा सोया था, आज 5 घंटा सो रहा हूँ, तो कंपैरिजन बहुत शानदार हो गया है, पानी में है एकदम पूरा, है ना। कल 4 घंटा पढ़ा था, आज 5 घंटा पढ़ा हूँ, क्या बात है, मज़ा आ गया। ये कंपैरिजन है, ना कि बाहर वो लड़का कहाँ गया है ना, वो क्या कर रहा है। ये कंपैरिजन भैया शांति कभी नहीं देता, ठीक है, और शांति नहीं मिलेगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा। इसीलिए कंपैरिजन अपना करो खुद से कि कल कितना अच्छा काम किया था और आज उससे अच्छा काम किया है या नहीं किया। कल इन द सेंस डेली बेसिस पे नहीं भाई, महीने 6 महीने में अपने आप को पिछले 6 महीने से देखा करो कि पिछले 6 महीने में कहाँ थे, आज उस 6 महीने बाद कहाँ हो। अब फिर उससे कुछ समझ में आएगा कि भैया कि क्या हुआ है, क्या अच्छा हुआ है, क्या बुरा हुआ है, उससे कुछ समझ में आएगा। उससे समझ को अपनाओ, और अगर जो भी है ना भाई, शीशे में देखना बहुत ज़रूरी होता है, ऐसे निहारना नहीं भाई, दाढ़ी बाल सेट करने के लिए देखना ज़रूरी नहीं होता है। वैसे कि भाई कितने चीज़ों में हैं हम, 6 महीने पहले क्या थे, ये तो हम भी देखते हैं ना, बिल्कुल देखते हैं कि 6 महीने पहले, 1 साल पहले या 3 साल पहले कहाँ थे, फिर कहाँ हैं, आगे क्या है, उसके हिसाब से फिर अपनी वो सोचते हैं। तो ये सोचा करो, ये है कंपैरिजन। अगर करना है तो बिंदास जीना है तो जियो, वो तो सबसे बढ़िया है। बिना टेंशन के अगर कोई जी रहा है तो वो जी ही रहा है। देखो, बिना टेंशन के भी अचीवमेंट आती है। टेंशन लेना अलग चीज है और जिम्मेवार बनना अलग चीज है ना। आप टेंशन लेके पढ़ाई कर रहे हो और एक जिम्मेवारी से पढ़ाई कर रहे हो, नहीं भाई कि कुछ अचीव करना है, तो दोनों अलग चीज है। और यही ग्रोथ है, जिम्मेवार बनकर चीजों को अचीव करना, है ना। और रेदर देन टेंशन लेके, टेंशन वाली चीजें तो भैया मतलब कि प्रोडक्टिव नहीं होती है, प्रोडक्टिव बिल्कुल नहीं होती है। ये एक असूल बना लो, अगर टेंशन लेके कुछ काम कर रहे हो ना तो वो नहीं है प्रोडक्टिव। इससे अच्छा टेंशन छोड़ो, मेहनत करते रहो, मेहनत जिम्मेवारी से करो कि हाँ भाई अपने लिए कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए, जो भी चीज़ें आप कर रहे हो। तो कंपैरिजन खुद से करना है। और यहाँ पर कंपैरिजन हम करेंगे, है ना, रिलेटिव लेबाइलनेस एंड इनर्टनेस का कंपैरिजन हम करेंगे, है ना, रिलेटिव लेबाइलनेस एंड इनर्टनेस का। आइए समझते हैं। ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी भैया, जुड़े रहा करो बस, है ना, ये जुड़े रहा करो। जब पूरे लेक्चर में एकदम अटेंटिव रहा करो, है ना, कोशिश किया करो कोई भी अगर वीडियो स्टार्ट की है ना तो वो एक बार में ही देखो। यूट्यूब पे आपको अनेकों चीज़ मिलेगी, अगर कोई भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हो वो एक बार में देखो। एक बार में देखी हुई चीज़ फायदा भी करती है, ये बात ध्यान रखना। अगर हम बात करें, मान लो इनर्टनेस की है, इनर्टनेस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर D3 सबसे ज्यादा इनर्ट होता है, D6 लो स्पिन ध्यान रखना है, एंड आपको D8 ध्यान रखना है कि D8 सबसे धीमा इनर्ट होता है, सबसे कम इनर्ट होता है, मॉडरेट इनर्ट में से एक होता है ना। D3 बहुत ज्यादा होता है। फिर अगर हम बात करें लेबाइलनेस की, फिर हम बात करें जी लेबाइलनेस की, तो लेबाइलनेस में क्या होगा, D9 सबसे ज्यादा होता है, देन D4 हाई स्पिन होता है, देन क्या होता है, D7 होता है। फिर भी इसके बाद भी मैं आपको एक हाउस क्राफ्ट का पूरा एक कुछ बातें भी बताऊंगा। उस पता है उस एक सीरीज के उस एक ऑर्डर से आप देखोगे कि 4 5 6 क्वेश्चन टोटल, मतलब अगर गेट को भी मिला लो तो 8 एक क्वेश्चन 7 8 क्वेश्चन टोटल होंगे जो आए हुए हैं, है ना। वो लगभग इस सीरीज जो बाद में दूंगा उससे हो जाएंगे, या फिर इसी एक बात से भी हो जाएंगे। इस बात के बाद भी कुछ बातें आपको अभी बताई जाएगी, वो भी आपको ध्यान रखना है। बट ये करना कैसे है ना, ये तो समझ में आ गया। अगर मान लो क्वेश्चन आता है तो करना कैसे है, हाउ टू चेक, है ना, हाउ टू चेक इन क्वेश्चन, है ना। आपको क्या करना है, मतलब हाउ टू डू क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसे करने हैं वो आपको एक बार ध्यान रखना कि क्वेश्चन कैसे करने हैं। ये पढ़ तो लिया, अब क्वेश्चन में पहले क्या देखना है, दूजे पे क्या देखना है, वो ध्यान रखना। जैसे कि अगर हम बात करें क्वेश्चन में, आपको सबसे पहले क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी है। चेक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको सबसे पहले क्या करना है जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको चेक करनी है, ये बात अपने जहन में डाल लेना कि भाई कौन D9 है, कौन D3 है, कौन D1 है, कौन D2 है।
मान लो आपको ये मिल रहा है, एक D3 मिल रहा है, एक D9 मिल रहा है, एक आपको D4 मिल गया है ना, D4 हाई स्पिन मान लो आपको मिल गया है, और आपको एक D6 लो स्पिन मिल गया है, तो आपको इसको ऑर्डर लगाना आता होगा कि भाई D9 सबसे ज्यादा तेज रिएक्ट करेगा, लेवाइलनेस में सबसे ज्यादा आगे है, D3 सबसे धीमा रिएक्ट करेगा, मतलब पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चेक करनी है। अभी बताऊंगा। इफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम, ये पहले पे चेक करना है, ये दूसरे पे चेक करना है। इफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम, अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, सेम है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम है तो भैया क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम है तब हम उसको कहेंगे इफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम देन चेक ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, यहां पर लिखना ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल अगर बढ़ रही है तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इनर्टनेस बढ़ेगी, इनर्टनेस बढ़ेगी। मगर ये दूसरे नंबर पे चेक करना है, पहले नंबर पर ये चेक नहीं करना। क्लियर है? बोलो जी यस और नो। चलिए एक सिंपल सा मैं आपको कॉम्प्लेक्स देता हूं, एक सिंपल सी बात मैं आपसे पूछता हूं, आपको उसका आंसर करना है। पहला एग्जांपल बहुत छोटा एग्जांपल है, बहुत छोटा, ठीक है, मगर एक बात यहां से चेक हो जाएगी। एक है आपके पास क्या, VH2O6 है, 3 पॉजिटिव है जी, और एक है आपके पास क्या, VH2O6 है और यहां पर ले लिया आपने 2 पॉजिटिव, ठीक है, ये चीज आपके पास है। आपको क्या बताना है, आपको बताना है रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज। क्या बताना है जी, रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज के बारे में बात करनी है। क्या बात करनी है, रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज रिएक्शन के बारे में बात करनी है कि इसमें से तेज रिएक्ट कौन करेगा, इसमें से धीमा रिएक्ट कौन करेगा, ये अगर आपसे पूछा जाए तो, है ना। अब ये कॉन्सेप्ट आया कहां से, मान लो अगर कोई बिल्कुल ऊपर ऊपर से कुछ देख कर गए तो उन्हें कई लोगों को अंदाजा भी नहीं होगा कि भाई ये कॉन्सेप्ट जो है लेबाइलनेस एंड इनर्टनेस का है। जो चीज लेबाइल है उसका रेट ज्यादा होगा, जो चीज इनर्ट है उसका रेट क्या होगा, धीमा होगा। बोलो जी यस और नो। तो यहां पर क्या देखोगे आप कहोगे कि सर ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, कई लोगों ने क्या किया, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट देख ली, सीधा ऑक्सीडेशन स्टेट देख ली और उन्होंने कहा कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है, जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो ये धीमा रिएक्ट करेगा, तो इसका रेट क्या हो गया, कम हो गया। मान लो ये ए है और ये बी है, तो उन्होंने कह दिया कि बी का रेट ज्यादा है ए से, बी का रेट क्या है, ज्यादा है ए से। यहीं पर आप गलत हो जाओगे। पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखनी होती है, पहले क्या देखनी होती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ये क्या है जी, आपका D2 है, ये क्या है जी, आपका D3 है। भाई इतना सब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखनी है, तभी तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं VBT CFT वगैरह, वरना तो फिर अलग ही क्या होता, वो नॉन ट्रांजिशन वाली ही हेडिंग यहां पर डलवा देता, फिर इसका क्यों ही टाइटल बनता, क्यों ही बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ है तभी आ रहा है ना। तो यहां पर ध्यान रखना, ये D3 है भाई, ये होता है ना स्कूल टीचर वेरी, है ना, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है, D3S2 होता है। इसमें से अगर आप वेनेडियम +2 कर दोगे तो D3 बन जाएगा, और 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, पहले S के निकलते हैं फिर D के निकलते हैं, D3 बन जाएगा, D2 बन जाएगा, तो ये आपका क्या होगा, इनर्ट होगा, ठीक है। तो अगर आपसे रेट की बात करें तो रेट किसका ज़्यादा होगा, रेट आपका इस वाले का ही ज़्यादा होगा, ये बात ध्यान रखना, +3 वाले का ज़्यादा होगा, और इधर +2 वाला क्या आएगा, पीछे आएगा। बोलो जी यस और नो, कोई दिक्कत, कोई समस्या। एक क्वेश्चन गेट का है, इसके बारे में आंसर करो। सेम ऐसा ही नेट में भी आया हुआ है, ये गेट का क्वेश्चन है, गेट 2018 में ये आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, आपसे वाटर एक्सचेंज पूछा है, रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज रिएक्शन पूछा है, रेट ऑफ वाटर की एक्सचेंज, वाटर एक्सचेंज रिएक्शन समझ रहे हो कि भैया इसका कोई और लिगेंड आएगा, है ना, कोई और लिगेंड आएगा जो एक वाटर को बदलेगा, है ना, एक वाटर को रिप्लेस करेगा, या फिर कोई वाटर ही आ जाएगा, दूसरा वाटर ही आ जाएगा आइसोटोपिक। जैसे कि मान लो इसकी रिएक्शन करवा दी, इसकी रिएक्शन करवा दी H2O18 से, ठीक है, तो ये वाटर एक्सचेंज ही हो रहा है, ठीक है, वाटर एक्सचेंज ही हो रहा है, ये क्लियर है। तो यहां पर ये क्वेश्चन आपके पास था, क्वेश्चन क्या था, इन तीन के बारे में क्वेश्चन था। एक था आपके पास क्या, वेनेडियम H2O6+2 था, एक था आपके पास कोबाल्ट था,
कोबाल्ट H2O6 प्लस 2 था, और एक था आपके पास क्रोमियम H2O6 प्लस 3। प्लीज आराम से, जल्दबाजी टूट के मत पढ़ना। जो पता है ऐसा कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में जो आपको अभी पीछे ना बताया हो। सब चीज इस क्वेश्चन के लिए जो जो चीज की जरूरत थी वो पीछे मैंने आपको बताई है, वो पीछे आपको पूरा दिखाया है। ठीक है, तो बस आपको अभी अप्लाई करना है, अभी यूज करना है, ये ध्यान रखना। देखो यहां पर अगर हम बात करें, ये हमारे पास क्या है, ये है ए है, ये हमारे पास क्या है बी है, और ये हमारे पास क्या है सी है। ए बी सी हमारे पास ये चीज है। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें क्या चेक करोगे, सबसे पहले सर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो यानी कि यहां पर वेनेडियम प्लस 2 है, ये भी डी वेनेडियम प्लस 2 है। यहां पर ये भी क्या होता है, D3 ही होता है आपका। वेनेडियम की ऑक्सीडेशन, वेनेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है D3S2, अगर प्लस 2 करेंगे तो S के निकल जाएंगे, D3 यहां पर बच जाएगा। कोबाल्ट प्लस 2 क्या होता है, D7 होता है, ये होता है D7। T7 आपको पता है कि कहीं ना कहीं लेवाइल ही होता है, और यहां पर क्या है क्रोमियम प्लस 3 है, दिस इज ऑल्सो D3। क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है D4S2 कह दो, या फिर D5S1 कह दो। क्रोमियम यही होती है स्टेबल, तो D4 बनता है, क्रोमियम प्लस 3 क्या बनता है, D3 बनता है। ठीक है, तो क्रोमियम प्लस 3 आपका क्या बनेगा, D3 बनेगा। आपको ये पता लग गया कि ये भी इनर्ट है, ये भी इनर्ट है, इसको भी इनर्ट में लिखा जाता है, इसको लेवाइल में लिखा जाता है, इसको इनर्ट में लिखा जाता है। ठीक है, तो आपको ये पता लग गया रेट में सबसे आगे तो क्या आने वाला है, कोबाल्ट प्लस 2 वाली बातें आने वाली है। कोबाल्ट प्लस 2 वाली बातें आने वाली है, क्योंकि वो दोनों तो है ही इनर्ट। अब उन दोनों में कैसे चेक करेंगे, इफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम हो गई, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम हो गई तो चेक ऑक्सीडेशन स्टेट, ये प्लस 3 है वो प्लस 2 है, प्लस 3 ज्यादा है, प्लस यहां पर क्या है इनर्ट तो है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या है ज्यादा है, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है तो जेड इफेक्टिव क्या है ज्यादा है, इसलिए इनर्टनेस भी क्या है ज्यादा है। और ये मोस्ट इनर्ट कॉम्प्लेक्स में से एक है, हाईली इनर्ट बोला जाता है, ध्यान रखना हाईली इनर्ट बोला जाता है। तो सबसे धीमा रिएक्ट करेगा। अगर मान लो कुछ याद भी करके जाना है ना, तो दो चीज याद कर लेना कि किसी भी ऑप्शन में कॉपर प्लस 2 दिख जाए और क्रोमियम प्लस 3 दिख जाए, कॉपर प्लस 2 सबसे तेज रिएक्ट करेगा, क्रोमियम प्लस 3 सबसे धीरे रिएक्ट करेगा। तो यहां पर वेनेडियम प्लस 2 आएगा एंड क्रोमियम प्लस 3, यानी कि आंसर आएगा BAC, आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शंस होते तो आपको हेल्प और मिलती है ना, ऑब्वियसली ऑप्शंस होते तो आपको हेल्प मिलती, मगर इसके थ्रू भी आप जा सकते हो। बोलो जी हाँ या ना, कोई दिक्कत कोई समस्या। सिमिलरली एक इसके ही जैसा क्वेश्चन आपका नेट में आया हुआ है, ये है नेट का क्वेश्चन है ना, बस उसमें एक मेटल उन्होंने बदला था। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। द रिलेटिव रेट्स ऑफ वाटर एक्सचेंज फॉर द हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स, है ना, हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स उसने कहा है। निकल प्लस 2 है आपके पास, एक क्या है आपके पास निकल प्लस 2, एक वेनेडियम प्लस 2 है, और एक क्या है आपके पास क्रोमियम प्लस 3 है। ये चीजें आपके पास हैं, ध्यान से सुनना। यहां पर अगर आपके पास निकल प्लस 2 है तो इसको आप क्या कहोगे, इसको आप कहोगे D8 कहोगे, इसको आप कहोगे D3 कहोगे, और इसको भी आप कहोगे जी क्या D3, आप इसको कहोगे D8 D3 D3, ये आपके पास है। अगर हम यहां पर बात करें, यहां पर हम इसके देखें तो इधर क्या है जी, निकल प्लस 2 में अगर हम देखें यहां पर तो इधर आपके पास है D3। देखो ये मॉडरेट इनर्ट था, ये दोनों इनर्ट थे, तो आपको पता है कि भाई ये दोनों आगे आएंगे, है ना। ये मॉडरेट इनर्ट था, सबसे धीमा ही इनर्ट हम इसको कह रहे थे, तो ये सबसे पीछे आएगा ना, तो यानी कि रेट में सबसे आगे आपका D8 होने वाला है, यानी कि A सबसे आने वाला हो आगे होने वाला है। अगर रेट की हम बात करें, रेट की अगर हम बात करें तो सबसे आगे आपका A होने वाला है, सबसे आगे होगा ही होगा, क्योंकि भाई ये मॉडरेट इनर्ट है। मॉडरेट इनर्ट मतलब कम इनर्ट, और ये D3 हाईली इनर्ट होते हैं। और D3 में भी ये ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम हो गई तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, तो इसके कारण भी ये हाईली इनर्ट होता है, यानी कि ये तो सबसे धीमा रिएक्ट करेगा। ये बात तो कंफर्म है, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, ABC आंसर आ जाएगा। क्या ही था इस क्वेश्चन में, क्या आंसर हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अभी मैं आपको एक हाउस क्राफ्ट की कुछ एक सीरीज दे देता हूं, है ना। ये हाउस क्राफ्ट से मैंने उठाया है,
यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ वाटर एक्सचेंज रिएक्शन का जो रेट है, वाटर एक्सचेंज रिएक्शन का जो रेट है, उसके लिए हमारे पास एक लेबाइल एंड इनर्ट का ऑर्डर होता है। क्या होता है जी? लेबाइल एंड इनर्ट का क्या होता है जी? ऑर्डर होता है। ये बात अपने जहन में जरूर जरूर डाल लेना है ना, ध्यान रखना। वाटर एक्सचेंज रेट ऑफ है ना, रेट का है, रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज रिएक्शन का, रेट का ये ऑर्डर है। सबसे ज्यादा आगे कौन होता है? सबसे ज्यादा आगे होता है, यहां पर ध्यान रखना, कूकर, कूकर, जनमन, फी को, नी व कर। अब ये 2 बार कर आ रहा है, यानी कि क्रोमियम 2 बार आ रहा है, वो 1+3 वाला है और 1+2 वाला है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर इसका रेट पूछा जाए, D9 है, ऑब्वियसली हाईली लेवाइल होता है, तो इसका रेट क्या है जी? सबसे ज्यादा है रेट, इसका क्या है? सबसे ज्यादा है। ये बात ध्यान रखना, इसका रेट क्या है? सबसे ज्यादा माना जाएगा, ये बात ध्यान रखना। फिर आपके पास आता है क्रोमियम+3, ये आपके पास है क्रोमियम+3, इधर है आपके पास क्या? D3, D3 है। ये इनर्ट होता है, ये इनर्ट होता है, तो इसका रेट क्या होता है? इसका रेट क्या होता है? सबसे कम होता है। इसका रेट क्या होता है जी? सबसे कम होता है, ये बात ध्यान रखना। इसका रेट क्या होता है? सबसे धीमा माना जाता है, ये बात भी ध्यान रखी जाएगी। क्लियर है? अब आप मानोगे कि इस सीरीज से ही आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर कोई सब कुछ पढ़कर गया है वो ठीक है, बट ना सब कुछ पढ़ना जरूरी है ना। पेपर में ऐसा हो जाता है, पेपर में ऐसा हो जाता है, मान लो आप सिर्फ सीरीज रट कर गए हो, सिर्फ सीरीज याद करके गए हो, गलती से आपके दिमाग में आपने, मतलब कि जब ये सीरीज याद कर रहे हो, ये आपने कहा कि कूकर ऐसा होता है, गलती से आपके दिमाग के किसी कोने ने ये बात कह दी कि क्या पता क्रोमियम+2 आगे होता हो और कॉपर+2 पीछे होता हो, मतलब आपका दिमाग ने, किसी कोने ने ये बात सोच ली। अगर ये बात सोच ली ना, फिर इसमें घूमते रहोगे, कॉन्फिडेंस डाउन होता जाएगा। अगर ये बात मान लो किसी के दिमाग में आई है, तो फिर उसको अगर ये पता है कि भैया इसमें भी आप चेक कर सकते हो कि ये D9 था, हाईली लेबाइल था, इसलिए इसको आगे ही रखना पड़ेगा, यानी कि जो मैं ये सोच रहा हूं वो सही है। इसीलिए कहते हैं कि कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, उसके बाद ट्रिक्स उसके ऊपर एक, है ना, मतलब डेजर्ट का काम करती है, बढ़िया सा एक वो चढ़ाती है। पढ़ना सब कुछ जरूरी होता है, ये ध्यान रखना। हल्का सा भी माइंड आगे पीछे, इसको जनमन को मंजन या फीको को फी कर दिया, निकल को आगे कर दिया, तो भैया गड़बड़ हो जाती है। मगर हाँ, ये कुछ एलिमेंट तो आपको ना भी ध्यान हो तो भी आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एज इट इज रटो इसको, मैं भाई ये कह रहा हूं कि एक आइडिया ले लो। जैसे कॉपर+2 सबसे आगे है, ये आइडिया ले लो। क्रोमियम+3 सबसे पीछे है, ये आइडिया ले लो। क्रोमियम+2 बीच में है, ये आइडिया ले लो। तो ये कुछ आइडियाज आप रखो अपने पास, तो आपको हेल्प करेगी। ठीक है भाई। उसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगर हम देखें यहां पर, ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। एक गिवन रिएक्शन है ना, एक रिएक्शन है आपके पास, जो क्या कहता है, जो रिएक्शन है वो कहती है आपको, इन द गिवन रिएक्शन MH2 6N पॉजिटिव, OH2 क्या कर रहा है, वाटर एक्सचेंज हो रहा है। ये 16 वाला ऑक्सीजन है, ये 18 वाला। ठीक है, तो यहां पर देखो एक वाटर एक्सचेंज हुआ, एक 16 वाला बाहर आ गया। मेटल क्या है आपके पास, ये लोग हैं। द करेक्ट रेट ऑर्डर फॉर रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज रिएक्शन। तो भैया अगर आपको रेट की बात ध्यान नहीं भी है, मान लो, है ना, अगर आपको रेट की बात ध्यान भी नहीं है, अगर आपको सिर्फ इतना ही ध्यान है कि भैया कॉपर+2 आगे होता है और क्रोमियम+3 पीछे होता है ना, D9 हाईली लेबाइल, और ये क्या होता है, D3 हाईली इनर्ट। ठीक है, सबसे पीछे आएगा। हाईली इनर्ट क्या होगा, सबसे पीछे आएगा। तो आप सीधा आंसर कर दोगे कि भैया कॉपर+2 वाला सबसे आगे, क्रोमियम+3 वाला सबसे पीछे। तो मेरा आंसर जो हो जाएगा, कॉपर+2 सबसे आगे, क्रोमियम+3 सबसे पीछे, एक ही ऑप्शन में करेक्ट है।
अब देखो यहाँ पर कॉपर प्लस 2 को सबसे धीमा बता रखा है, ये तो अपने आप ही गलत होगा। इधर कॉपर प्लस 2 को इसके पीछे छोड़ रखा है, ये भी गलत होगा। क्रोमियम प्लस 3 को आगे कर रखा है, क्रोमियम प्लस 3 को इधर सबसे आगे कर रखा है। तो ये सारे क्या है, रोंग है। सिर्फ एक ही आपका ऑब्वियसली हो, एक ही आंसर सही होता है नेट में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। कहने का सार ये है कि भैया कुछ चीजें भी अगर आपको पता हो, और फिर ये अगर आपने कुकर जन मन है ना, वेनेडियम प्लस 2 ये भी क्या होता है, D3 होता है, तो ये भी पीछे ही आएगा है ना, ये भी इसके साथ ही आएगा। तो यहां पर आपने अभी देखा होगा, अभी आपने 2-3 PYQ हम कर चुके हैं, तो उसमें आपने ये बात देखी होगी कि वेनेडियम और प्लस 3, वेनेडियम प्लस 2 और क्रोमियम प्लस 3 बहुत बार आ रहे हैं। तो भैया प्लीज थोड़ा सा ध्यान रख लो, जब इतनी बार आ चुके हैं तो आपके एग्जाम में भी आ सकता है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है आपके पास, ए ऑप्शन यहां पर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट होने वाला है। कोई समस्या, कोई दिक्कत यहां तक अगर आपको है। एक ये भी आपका CSR नेट का ही क्वेश्चन है, ध्यान से इसको भी देखना। द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ OH2 प्रेजेंट इन द कोऑर्डिनेशन स्पेयर बाय 18 OH2, ठीक है, ये है आपके पास। ठीक है, आपको दिया हुआ है कॉपर प्लस 2 है, यहां से क्या है, कॉपर प्लस 2 है, यहां पर क्या है, Mn प्लस 2 है, यहां पर क्या है आपको Fe प्लस 2 है, और यहां पर क्या है, Ni प्लस 2 है। कुछ चीजें भी अगर आप ध्यान रखोगे तो भी आपकी बात बन जाएगी। ठीक है, देखो कैसे कैसे ध्यान रखना है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो इसका पता है आपको D9 है ना, ये लेबाइल होता है, D9 है, ये लेबाइल होता है। और ये लोग क्या है, ये D5 हाई स्पिन है, ये भी लेबाइल होता है, ये भी लेबाइल होता है। और ये क्या होता है, D6 हाई स्पिन होता है, ये भी लेबाइल होता है। D6 हाई स्पिन होता है, ये भी क्या होता है, लेबाइल ही होता है। क्लियर है, D6 हाई स्पिन है, ये भी लेबाइल होता है। और अगर हम बात करें, ये क्या है आपका, मॉडरेट इनर्ट है, मॉडरेट इनर्ट है, D8 है, तो इसे आप क्या कहोगे, मॉडरेट इनर्ट कहोगे। ये बात ध्यान रखना, इसे आप कहोगे मॉडरेट इनर्ट। तो आपका सबसे आगे क्या होगा, कॉपर प्लस 2 होगा, और मतलब कि फर्स्ट सबसे आगे होगा, और निकल क्या होगा, सबसे पीछे होगा। निकल क्या होगा, सबसे पीछे होगा। फर्स्ट और फोर्थ ये वाला आपका क्या होगा, सही होगा। और उसके बाद अगर आपको देखना है तो आप इसको देख सकते हो, Mn प्लस 2, और इसको क्या होगा, Fe प्लस 2। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है, Fe प्लस 2 यहां पर इसकी है। क्लियर है, तो ये चीजें आपकी ध्यान रखनी है, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है भाई, कुकर जन मन, फी को Mn आयरन से पहले आता है, मतलब कि उसका रेट क्या होता है, ज्यादा होता है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो पूरे में मैंने आपको क्या ध्यान रखवाया है, मैं आपको बता देता हूं, एक बार समराइज कर देता हूं पूरा लेक्चर। सबसे पहले अगर हम बात करें, हमने कहा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उसमें काइनेटिक एनालिसिस हमने देखना होता है। एक बार समराइज कर रहे हैं, पूरे लेक्चर की समरी देख रहे हैं। तो फिर हमने कहा कि किसी की हाफ लाइफ अगर 1 मिनट से कम है तो उसे लेबाइल बोल दिया जाता है, ये बात हमने कही। फिर हमने कहा कि लेबाइलनेस और इनर्टनेस दो जगह पड़ी जाती है, एक नॉन ट्रांजिशन मेटल, तो नॉन ट्रांजिशन मेटल में हमने कहा कि सिर्फ आप मेटल लिगेंड की बॉन्ड स्ट्रेंथ देखोगे, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो आसानी से नहीं टूटेगा, वो धीमा टूटेगा, स्लो रिएक्ट करेगा, इनर्टनेस क्या होगी, बढ़ेगी। तो मेटल और लिगेंड की बॉन्ड स्ट्रेंथ इनर्टनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, और लेबाइलनेस के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये बात ध्यान रखी जाएगी। फिर उसके बाद हम गए कि भाई ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, मेटल और लिगेंड की बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करती है किसके ऊपर, जेड इफेक्टिव के ऊपर डिपेंड करती है। और जेड इफेक्टिव किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट और साइज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है भाई, ये चीजें हमारे पास थी। देन हमने इसके बाद देखा कि इसके एग्जांपल इस तरीके से देखे, ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर रही थी। फिर इसके रिगार्डिंग एक PYQ हमने देखा, ये PYQ देख, सेट ए था, सेट बी था। सेट ए में ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर रही थी, तो उससे जेड इफेक्टिव को रिलेट कर दिया। सेट बी में आपका साइज वेरी कर रहा था, तो उससे जेड इफेक्टिव को रिलेट कर दिया। फिर हमने कहा कि अब हमें ट्रांजिशन मेटल में पढ़ना है। ट्रांजिशन मेटल में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 में बात चली। 4 और 6 के लेबाइल ही होते हैं, इनकी गति तेज होती है। तो ऑक्टाहेड्रल में एक मेजर बात उठकर आती है कि भैया यहां क्या पढ़ा जाएगा, तो यहां पर लेबाइल एंड इनर्ट दोनों ही पढ़े जाते हैं। तो उनके कंपैरिजन कैसे किए जाएंगे, उनके कंपैरिजन में आपके पास वीबीटी और सीएफटी दोनों होती है। वीबीटी कहती है कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जब बनेगा तो मेटल और लिगेंड के बॉन्ड क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, और स्ट्रॉन्ग होंगे तो वो जल्दी से टूटेंगे नहीं, तो इनर्ट होगा। और मेटल और आउटर स्पेयर कॉम्प्लेक्स जब होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, तो मेटल और लिगेंड के बॉन्ड वीक होंगे। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में मतलब मेटल के बाहर वाले डी ऑर्बिटल यूज होते हैं, इनर ऑर्बिटल में मेटल के अंदर वाले डी होते हैं। अंदर वाले डी ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होते हैं, तो वहां पर उस लिगेंड के ऊपर भी ज्यादा हक होगा, ज्यादा कंट्रोल होगा, जाने नहीं दिया जाएगा। जाने नहीं दिया जाएगा तो इनर्ट होगा। मगर बात आती है डोमिनेट कौन करेगा, ये डोमिनेट करती है CFSC। अगर
12 DQ के इक्वल है या फिर उससे कम, उससे ज्यादा है, 12 DQ के इक्वल है या फिर उससे ज्यादा है, 16 DQ है, -16, माइनस का साइन हटा देना, माइनस का साइन, मैग्नीट्यूड देखते हैं, 12 DQ या उससे ज्यादा है तो इनर्ट है, 12 DQ से कम होती जाएगी ना, मान लो 0 DQ भी हो गई तो वो भी लेवाइल मानी जाएगी, है ना, क्योंकि वो 12 से कम है, 12 से कम वाली चीज होगी, -12 वाली भी वो क्या मानी जाएगी, लेवाइल मानी जाएगी। माइनस साइन को हमें नहीं देखना है, मैग्नीट्यूड हम देखते हैं। फिर हमने इसमें ये समराइज किया कि D1 D2 लेवाइल होते हैं, D3 इनर्ट होता है, D4 D6 के हाई स्पिन लेवाइल होता है, लो स्पिन क्या होता है, इनर्ट होता है, D7 लेवाइल होता है, D8 क्या होता है आपका मॉडरेट इनर्ट होता है, और D9 क्या होता है, लेवाइल होता है। यहां पर मैंने एक समरी भी दे दी आपको, लेवाइल इनर्ट, लेवाइल इनर्ट, लेवाइल इनर्ट, लेवाइल, ठीक है। उसके बाद हमने कंपैरेटिव लेवाइलनेस और कंपैरेटिव इनर्टनेस का एक ये डाटा ध्यान रखा, ये मैंने आपको बताया, ये ध्यान रखना। उसके बाद हमने कहा कि चेक कैसे करना है, क्वेश्चन में चेक करना है कि भैया पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चेक करो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, क्योंकि ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, यहां पर CFSE वगैरह लग रही होती है, तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चेक करनी है, फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब चेक हो जाए तब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल चेक करना है, ये बात ध्यान रखना। फिर हमने इसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन करे, इस क्वेश्चन से कुछ सीखा, फिर ये गेट का क्वेश्चन किया, इससे कुछ सीखा, फिर ये नेट का क्वेश्चन किया, इससे कुछ सीखा, फिर मैंने आपको ये वाटर एक्सचेंज का रेट बताया कि भाई इसका ये डाटा ध्यान रखना, इससे हमने कुछ सीखा, फिर ये क्वेश्चन किया, इससे सीखा, और फिर ये किया, फिर इससे कुछ सीखा, और फिर ये एक पौधा हमने देखा, उगता हुआ पौधा, जिससे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं भाई, है ना, ये भी उग रहा है ना, तो हम भी वही है ना, हर उम्र में भी वही है भाई, है ना, क्योंकि उगने का तो यानी कि आगे ऊपर बढ़ने का तो हर किसी के पास मौके हैं, और हर उम्र में भी ये रहेगा। बात है कि हमारा मन किसी चीज़ के लिए थोड़ा काम करता रहे, है ना, एम हो किसी चीज़ का, एमलेस में थोड़ा सा मज़ा कम है, कोई भी छोटा मोटा एम जरूर हो, कोई भी एक एग्ज़ाम हो या कुछ और हो, जब आप एग्ज़ाम क्लियर कर दोगे, PhD कर रहे होगे या कोई जॉब कर रहे होगे, तब भी कुछ ना कुछ छोटे छोटे एम जरूर रखना, फ़ायदा करते हैं, मज़ा आता है, ठीक है, किसी चीज़ पे मेहनत, हाँ साथ साथ चीज़ें एंजॉय करनी है भाई, ऑब्वियसली ज़िंदगी भी जीनी है भाई, एक ही है, इसको अच्छे से जीना है, मस्त जीना है, कोई वो नहीं रहना चाहिए गिला शिकवा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, मिलेंगे अगली इसी ही एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में, जिसमें और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को जिक्र करेंगे। यहाँ पे आज हमने लेवाइलनेस एंड इनरनेस की बातें करी है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, किसी को हल्का सा भी डाउट हो तो एक बात दोबारा सुन के देखना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।